टोटिनो एक बदसूरत जुराबों का दीवाना था, जिसके असली गालों पर ताली बजाने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि लड़कियां उसे राफिकी जैसा देखती थी। हालांकि उसके चांसेस तब बढ़ गए जब उसने स्कूल की सबसे फेमस शर्मीली लड़की से दोस्ती की, जिसके मन में सीक्रेटली एक हारे हुए किंग था। जब वो पहली बार उससे मिला तो वो अपने लॉकर के बगल में खड़ी थी, इसलिए उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे एक डेडली ग्लांस से जवाब देकर चौंका दिया, जिसके बाद वो तुरंत चली गई और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये उसकी बैड ब्रेथ थी, जिसने उसे डरा दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कौन थी। उसने उसके लॉकर में नाम देखा और जब वो क्लास में पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका नाम कॉमी था। कुछ मिनट बाद वो उसे अपने बगल में बैठा देखकर हैरान रह गया। हालांकि वो अभी भी अपनी प्रीवियस मीटिंग से शॉक में था। वो सीक्रेटली खुश था कि उसे क्लास की सबसे सुंदर लड़की के बगल में बैठने का चांस मिला। हालांकि वो अपने क्लासमेट्स की उसके प्रति खुली दुश्मनी को महसूस कर सकता था, क्योंकि वे उसे एक बेकार फूल के रूप में देखते थे, जो कॉमी के बगल वाली सीट के लायक नहीं था, जिसे वे गॉडेस मानते थे। होम रूम टीचर जल्दी कक्षा में चली गई और उन्हें एक एक करके यूसी का इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। पहली लड़की जिसने बात की वो इतनी हिली कि आपको लगेगा कि वो एक ब्रोकन वॉशिंग मशीन है, जिससे क्लास में लाफ्टर आ गई। जब कॉमी की बारी आई तो सभी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए वो बोर्ड पर चली गई और अपने नाम को उन रीजन से करेजियसली लिख दिया जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात थे। क्लास ने चीयर करना शुरू कर दिया जैसे कि वो किसी तरह की सेलिब्रिटी थी। कॉमी ने अभी भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह किसी और को सीट लेने की अनुमति देने के लिए अपनी सीट पर लौट आई। तानो वो अनफॉर्चुनेट सोल था और उसका इंट्रोडक्शन इतनी हेटेड के साथ मिला कि ये फैक्ट पुख्ता हो गया कि वो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हेटेड पर्सन था। जैसे ही क्लास समाप्त हुई, टूनो ने अपने क्लासमेट्स के साथ मिंगल करने की कोशिश की, लेकिन केओस में फंस गया और बेहोश हो गया जब हर कोई कॉमी से बात करने की कोशिश कर रहा था। जब वो बाद में जागा तो केवल कॉमी ही क्लास में थी, लेकिन जब उसने देखा कि वो जाग रहा था और उसने अपनी बच्ची को अपनी लक्ष्य से बात करते हुए सुना था, तो उसने भागने की कोशिश की। टोटिनो को एहसास हुआ कि वो एम्बैरसमेंट महसूस करते हुए उसने उसे क्लास से बाहर भागने से रोकने की कोशिश की। कॉमी तब तक नहीं रुकी जब तक उसने उसे ये पूछते नहीं सुना कि क्या उसे लोगों से बात करने में डिफिकल्टी हो रही है। हालांकि तानो ने मान लिया कि वो उससे नाराज है। वो पत्ते की तरह कांपने लगा और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन कॉमी ने बोलने की कोशिश करके उसे सरप्राइज कर दिया। हालांकि वो बोल नहीं पाई, इसलिए उन दोनों ने मिलकर क्लास को ऑर्गेनाइज किया। जैसा कि उन्होंने किया, तानो ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वो स्टैमरिंग करने लगी, जैसे कि उसका दिमाग 2 मेगा प्रोसेसर पर काम कर रहा हो। तानो ने क्लास में इधर उधर देखा। उम्मीद थी कि वहां कुछ ऐसा होगा जिसका उपयोग वो उससे बात करने के लिए कर सकता है। जब उसने चॉकबोर्ड देखा तो उसने उससे उन चीजों को लिखने के लिए कहा जो वो कहना चाहती थी। कॉमी ने ऐसा किया और समझाया कि जब भी वो किसी से बात करने की कोशिश करती है तो वो हमेशा घबरा जाती है। उसने उससे कहा कि वो चाहती है कि वो भी हर किसी की तरह दोस्त बना सके, लेकिन चूंकि वो कभी भी वर्ड्स को बाहर नहीं निकाल पाती थी, इसलिए वो हमेशा अकेली रहती थी। उसने पहले दिन अनजाने में उसे परेशान करने के लिए माफी भी मांगी, जिसके बाद उसने बोर्ड को वाइप किया और उसे सरप्राइज करते हुए छोड़ने की कोशिश की। टोनो ने बोर्ड पर राइट करना शुरू कर दिया और उन दोनों ने इस तरह से बातचीत शुरू की। जबकि वे बातचीत कर रहे थे, तानो ने कॉमी से पूछा कि उसका सपना क्या है और उसने उसे बताया कि वो 100 फ्रेंड्स बनाना चाहती है। तानो ने उसे 99 और फ्रेंड्स बनाने में मदद करने का प्रॉमिस किया, क्योंकि वो खुद को उसका फ्रेंड मानता था। अगले दिन तानो ने कॉमी को उसके ड्रीम्स पूरे करने में मदद करने का एक तरीका पहले ही सोच लिया था और उसे विश्वास था कि ये मैजिक की तरह काम करेगा। दुर्भाग्य से जब वो लड़कियों के एक ग्रुप के पास गया और यामी नाम की एक लड़की से बात करने का प्रयास किया, तो उसे सॉन्ग के पीछे का सही मीनिंग पता चला, स्वीट लेकिन क्रेजी। यामी ने उसके कान में इतनी हेट्रेड से बात करने से पहले उसकी ओर पोलाइटली मुस्कुराया कि उसने उसका नाम पुकारने के लिए भी माफी मांगी। उसके बाद यामी अपने फ्रेंड्स के पास लौट गई, ऐसा एक्टिंग करते हुए जैसे उसने तानो को उसके पैथेटिक एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाने के लिए मजबूर नहीं किया। तानो दूसरों से बात करने के कुछ और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद अपनी सीट पर लौट आया, जिससे उसे एहसास हुआ कि वे सभी उससे नफरत करते हैं। हालांकि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने उस एक पर्सन से बात करने का फैसला किया जिससे वो बचना चाहता था, नजिमी। नजिमी एक सोशल बटरफ्लाई थी और स्कूल में लगभग सभी के साथ उसकी दोस्ती थी, क्योंकि किसी रीजन से वे सभी उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। यही कारण था कि जब उसने पूछा कि क्या वो कॉमी के साथ दोस्ती करेगी तो वो हैरान रह गया और उसने कहा कि नहीं, इसलिए
वो उसे बाहर ले गया और उससे बात की। नजमी ने समझाया कि कौमी ही एकमात्र पर्सन था जिसके साथ वो दोस्ती नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसे अंडरस्टैंड नहीं पाती थी। उसने उसे बताया कि वो उसके साथ एक ही क्लास में थी। कोमी जब वे छोटे थे, लेकिन जब उसने उससे दोस्ती करने की कोशिश की तो कोमी ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि रिजेक्शन ने उसे एक वीक तक बीमार कर दिया, और तब से उसने कोमी से बचने की पूरी कोशिश की, जैसे कि वो खुद ब्लैक प्लेग थी। कोमी ने कहा कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और उसने नजीन को अपनी बात साबित करने के लिए उसके साथ घर चलने का सजेशन दिया। लेकिन जब उसने जोर दिया तो उसने मना कर दिया। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वो कोमी की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपनी फेवरेट किताब की तरह उसके पैर फैलाना चाहता था। तनु ने उसे एश्योरेंस दिया कि उसके पास केवल प्योर इंटेंशंस हैं। इसलिए नजीन कोमी के साथ घर चलने के लिए अग्री हो गया। बाद में उस दिन स्कूल के बाद नजीन और कोमी एक साथ घर चले गए, जबकि ट्यूनो ने उनका पीछा किया। दुर्भाग्य से चीजें ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि नजमी ने कोमी के साथ छोटी सी बात करने की कोशिश की और कोई रिप्लाई नहीं मिला। बस जब तनु ने नजमी को मैसेज भेजने का फैसला किया तो लड़कियां 2 रिकॉर्ड ब्रेकिंग बदसूरत अपराधी थी। तनु को चिंता हुई कि वे उसके दोस्तों को चोट पहुंचाएंगी, लेकिन जब उसने देखा कि अनीन उनसे पुराने दोस्तों की तरह बात कर रही है तो वो शांत हो गया। ये पता चला कि माइकी का वो धोखेबाज जिसके खून से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल था, उसे नजमी से प्यार हो गया था। उसने उसे सिर्फ इसलिए ढूंढा था ताकि वो उससे डेट पर जाने के लिए कह सके, लेकिन नजमी ने उसे किसी लड़की को वापस पाने से पहले जिम की मेंबरशिप लेने की कोशिश करने को कहा। इस बात ने उसे जकड़ लिया, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारी और उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। अगले ही पल कोमी ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसकी पॉकेट से गिरी घर की उसे लौटाने की कोशिश की। जब उसने की के बारे में बोलने की कोशिश की तो बेवकूफ ने मान लिया कि वो उसे धमकी दे रही है, क्योंकि उसने उसे मारो शब्द कहते हुए सुना था। अपनी जान के लिए डरकर वो भाग गया और उसका दोस्त उसके पीछे पड़ गया जैसे वो फूल था। जब वे चले गए थे, कोमी उदास दिख रहा था, इसलिए उसने उसे एश्योरेंस देने की कोशिश की कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी नेसिंग ने उसे बीच में रोका और कोमी से कहा कि वो उससे दोस्ती करेगी। इससे पहले कि वो जोर से हंसने लगे, कोमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये क्लियर था कि वो खुश थी और उसे उस पर बहुत प्राउड था। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान नजमी कोमी के साथ बैठी और हर चीज के बारे में इतनी बातें की कि बेचारी लड़की के दिमाग पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया था। टोटिनो को बीच में आकर एक्सप्लेन करना पड़ा कि कोमी एंटी सोशल है, लेकिन वो 100 फ्रेंड्स बनाना चाहती है, हालांकि वो लोगों से बात करना नहीं जानती थी। नजमी को रेवलेशन दिलचस्प लगा, इसलिए वो कोमी को उसके डर पर काबू पाने में मदद करने के लिए एक प्लान बना सकती थी। उसने कोमी से कॉफी शॉप में जाने और उसके लिए एक पर्सनल कॉफी ऑर्डर लाने के लिए कहा, जिसे टी ने रिडिकुलस समझा। उसने नजमी पर कोमी के साथ खेल खेलने का आरोप लगाया, लेकिन उसने उससे कहा कि वो कोमी की मदद करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने जोर देकर कहा कि वे उसके पीछे चले, लेकिन उसने कहा कि उसके पास 3 और लंच अपॉइंटमेंट है जिसे वो मिस नहीं कर सकती। तनु ने कोमी का दुकान तक पीछा किया और उसे कुछ देर तक बाहर पेमेंट करते देखा, इससे पहले कि वो अंदर जाने की हिम्मत जुटा पाती। काउंटर पर बरिस्ता ने पूछा कि वो क्या ऑर्डर करना चाहती है, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसने उसे मेन्यू दिखाया। कोमी ने उसे देखा और घबराई, क्योंकि उसने नेम का ऑर्डर नहीं देखा था। उसे एहसास नहीं था कि वो उसे चूज कर सकती है। दूसरी ओर बरिस्ता ने खुद ही ये अस्यूम कर लिया कि कोमी क्या पीना चाहती है। उसने एक ड्रिंक बनाई और उसे थमा दिया, और भले ही कोमी को पता था कि ये रॉन्ग ऑर्डर था, वो इसे वापस स्कूल ले गई। जब उसने इसे नजमी को दिया तो उसने उसे बताया कि ये रॉन्ग ऑर्डर था, और कोमी किसी कारण से भीगने लगी। तनु ने नजमी के साथ गिड़गिड़ाते हुए कोमी से माफी मांगी, जो काम नहीं आई। कुछ दिनों बाद लंच ब्रेक के दौरान ऑगर कोमी की एक और क्लासमेट ने उसे लाइब्रेरी में एक एक्सेंट्रिक की तरह उसे देखते हुए देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोमी जैसा पॉपुलर पर्सन अपना लंच ब्रेक क्यों बिता रहा था। उसे देखकर ओवरवेल्म्ड महसूस करते हुए वो टॉयलेट में छिप गई, एक ऐसी जगह जहां वो हमेशा सेफ महसूस करती थी। लेकिन उसे लगा कि कोमी उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार कोमी चला गया, इसलिए ऑगरी स्टॉल से बाहर आई और उसने भी जाने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते समय वो उनकी टीचर से टकरा गई, जिसने उसे अपने सहपाठियों को 6th पीरियड के दौरान जिम जाने के लिए कहने के लिए कहा था, जिससे वो घबराई ऑगर उस तरह की पर्सन नहीं थी जो पब्लिक स्पेसेस पर अच्छा प्रदर्शन करती थी, और क्लास को एड्रेस करने के विचार ने उसकी एंग्जाइटी को और बढ़ा दिया। हालांकि जब उसने महसूस किया कि केवाई अभी भी उसे शैडो से देख रहा है, तो वो अग्री हो गई और मैसेज देने के लिए क्लास में वापस आ गई।
क्लास में पहुंचने पर उसे अपने स्पिरिचुअल गाइड से थोड़ी इंस्पिरेशन मिली और वो अधिक कॉन्फिडेंस महसूस करने लगी। हालांकि जिस क्षण उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, जो शब्द निकले उनका कोई मीनिंग नहीं था और हर कोई उसकी ओर देखने लगा जैसे कि उसका एक और सिर उगाया हो। आरी ने भागने का फैसला किया, लेकिन जिस क्षण वो अपनी बाई ओर मुड़ी और डर के मारे चिल्लाई और अंत में घोषणा की और भाग गई, जबकि सभी सोच रहे थे कि क्या हुआ। लेकिन केवाई को दरवाजे के बगल में खड़ा देखा और निष्कर्ष निकाला कि उसका इससे कुछ लेना देना है। यह पता चला कि उस दिन पहले नजीम ने तनो और कोमी से कहा था कि कोमी के लिए सभी से दोस्ती करना इम्पॉसिबल होगा। उसने पेपर्स का एक ढेर निकाला जिसमें उन लोगों के प्रोफाइल्स थे जिन्हें उसने कोमी से बात करने के लिए केयरफुली चुना था। उस लिस्ट में पहला व्यक्ति ऑगर था, जो अपनी शैडो से डरता था। सभी क्वालिटीज और उस छोटी सी लिस्ट ने कोमी को उसके साथ एक तरह का कनेक्शन महसूस कराया था। इसलिए जिस मोमेंट आर लाइब्रेरी के लिए रवाना हुआ, कोमी उसके पीछे प्रेजेंट में वापस आया। कोमी ने लिखित रूप में सब कुछ समझाया और उसे बुरा लगा कि वो औगाय से बात नहीं कर पाई। तभी औगाय उनके पास आई और कोमी से पूछा कि क्या वो उससे बात करना चाहती है, क्योंकि वो पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूम रही थी। उसने कोमी को क्लास में बोलने में मदद करने के लिए थैंक्स भी दिया। इससे पहले भले ही वो ऑलमोस्ट डर गई थी, लेकिन तनो ने इसे बोलने के लिए सही टाइम के रूप में देखा। इसलिए उसने सजेस्ट किया कि दोनों लड़कियां दोस्त बन जाए। उसके सरप्राइज के लिए ऑगर स्टेयर्स पर क्राउलिंग करता हुआ आया, क्योंकि उसने बार बार उसके सजेशन को रिजेक्ट किया। जब तक वो टॉप पर नहीं पहुंच गई तब तक वो भी बोलने के लिए बहुत स्टंट थी। लेकिन ऑगर ने यह कहकर चीजों को क्लियर कर दिया कि वो कोमी से दोस्ती करने के योग्य नहीं थी। उसने कहा कि वो उसका डॉग बनना पसंद करेगी, क्योंकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट था। इसलिए कोमी और टोटिनो इस स्ट्रेंज सिचुएशन के लिए सहमत हो गए। अगले दिन कोमी ने तोड़ो को अपना नया सेल फोन दिखाया और उसे बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के फोन नंबर्स लेना चाहती है। उसने नजीमी और ऑगर से बात करने के लिए उसके साथ जाने की ऑफर की, लेकिन कोमी ने उससे कहा कि वो इसे खुद ही हैंडल करना चाहती है। उसने देखा कि वो नजीमी के पास पहुंची, जो कोमी से बात करने से बहुत डरी हुई थी। लेकिन अंत में कोमी समझ गया कि वो क्या चाहती है। कोमी फिर औगाय के पास गया, जिसने कोमी से ये पूछकर एक क्वर्की की तरह काम करने का फैसला किया कि क्या वो औगाय को छोड़ने के बाद डॉग की तरह पैंटिंग करते हुए उसकी पिक्चर्स चाहती है कि भी मिलने गई, जिसने उसे बिना उसकी हेल्प के नाइम का नंबर पाने पर कंग्रेचुलेटेड किया। कोमी ने कुछ भी कहने के बजाय उसे अपना फोन देने की कोशिश की, लेकिन आरी ने उन्हें बीच में रोक दिया। उसने पहले अपने इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए अपॉलॉजी मांगी और कोमी को एक पेपर दिया जिस पर उसका फोन नंबर लिखा था। उसने ये भी बताया कि नजीमी ने उसे बताया था कि कोमी चाहता था कि तनो का नंबर उसके फोन पर सबसे पहले डाला जाए। उसके रेवलेशन ने टीडियो और कोमी के बीच चीजों को इतना वियर्ड बना दिया कि उसने कोमी की आंखों में नहीं देखा, जबकि उसने उस दिन बाद में उसके फोन में अपना नंबर डाला। होमरूम की टीचर ने अनाउंसमेंट की कि क्लास प्रेसिडेंट का पोजीशन खाली था और स्टूडेंट्स से वॉलंटरली भाग लेने के लिए कहा। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए उसने तुरंत पोजीशन के लिए एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए कहा। क्लास ने कोमी को चुना, जो उनका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बोलने से बहुत डरती थी। वो जानती थी कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी जिसे कोमी हैंडल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने हंगर गेम्स के लिए एक ट्रिब्यूट के रूप में खुद को वॉलंटरली आगे आने का फैसला किया। सॉरी, क्लास प्रेसिडेंट का पोजीशन हालांकि नजीन ने पंच मारा। जैसे ही उसने अपना हैंड उठाया और कहा कि वो कोमी के प्रेसिडेंट बनने के विचार का विरोध करती है, टोटिनो ने उसे बहुत प्रेस और फियर से देखा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके क्लासमेट्स उस पर अटैक करेंगे। हालांकि नाजी ने उसे फटकार लगाई कि वो एक क्रेजी है जब उसने अनाउंसमेंट की कि कोमी को क्लास प्रेसिडेंट से हायर पोजीशन मिलना चाहिए। उसने कहा कि कोमी की कैपेबिलिटी वाले व्यक्ति को एक बेटर पोजीशन दिया जाना चाहिए और उसने सजेस्ट किया कि वो क्लास गॉडेस की रोल निभाए, क्योंकि टोटिनो के अलावा क्लास में बाकी सभी लोग सीक्रेटली कंफ्यूज थे। वे सभी सहमत थे और यहां तक कि चीयर भी करते थे। जब वे सभी शांत हो गए तो टीचर ने पूछा कि क्लास प्रेसिडेंट कौन होगा, और उन्होंने भी चुना। इसलिए नहीं कि उन्हें लगा कि वो कैपेबल है, बल्कि इसलिए कि वे उसे एक यूजलेस प्लेस की बर्बादी मानते थे जिसका एकमात्र उद्देश्य कोमी की सर्विस करना और उसकी पूजा करना था। उस रात कोमी अपने फोन कॉन्टैक्ट्स की चेक कर रही थी और फोन कॉल करने का प्रैक्टिस कर रही थी। जब उसने एक्सीडेंटली उसका डायल कर दिया, उसने तुरंत कॉल काट दिया क्योंकि वो घबरा गई थी, लेकिन उसने उसे तुरंत वापस कॉल किया। कोमी ने कॉल का जवाब दिया और ये समझाने में सक्षम थी कि उसने डायल किया था, एक्सीडेंटली उसका नंबर भी आ गया था। वो हैरान और मेस्मराइज था कि उसने पहली बार कोमी की आवाज सुनी थी
और उसने स्वीकार किया कि उसे ये पसंद आया। स्कूल के अगले दिन नजीम यामी और कुछ अन्य स्टूडेंट्स के साथ गेम खेल रहा था। टॉड ने देखा कि कोमी उनके साथ शामिल होना चाहता था, इसलिए उसने नाजीन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से बोला और यह काम कर गया। उसने कॉमी को बुलाया और उसे उनके साथ खेलने के लिए इनवाइट किया, जिससे अन्य स्टूडेंट्स बहुत उत्साहित हो गए। तानो को चिंता हुई कि नाजिन इस स्थिति का उपयोग कॉमी के लिए एक और टीचिंग मोमेंट के रूप में करेगा, इसलिए उसने पूछा कि क्या वो शामिल हो सकता है। कॉमी को मिले गर्मजोशी भरे और खुशहाल वेलकम की तुलना में कोई भी उनके प्रति उनकी हेट्रेड को महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कॉमी को पता चले कि वे उससे घृणा करते हैं, और फिर से खेलना शुरू कर दिया। खेल के दौरान नाजी ने घोषणा की कि हारने वाला किसिंग फेस बनाएगा और सभी ने जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश की ताकि वे देख सके कि कॉमी किसिंग फेस बनाता है। किसी ने इस पर ध्यान दिया और इंश्योर किया कि वो खेल हार जाए। जैसे ही घंटी बजी, सभी के जाने के बाद क्लास शुरू होने का सिग्नल देते हुए नाजिमी वापस लौटी और टीडियो को बताया कि उसे अभी भी किसिंग फेस बनाना है। तानो उदास महसूस कर रही थी, लेकिन कॉमी ने उसे खेल में शामिल होने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया, जिससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद जब वे अपनी फिजिकल एग्जाम दे रहे थे, यानो नाम की एक लड़की ने कॉमी को हर कीमत पर हराने को अपना मिशन बना लिया। तानो ने देखा वो कॉमी को ऐसे देख रही थी जैसे पेनीवाइज सीवर से अपना अगला भोजन देख रहा हो, और वो कम से कम कहने के लिए आश्चर्यचकित था क्योंकि वो पहली और एकमात्र व्यक्ति थी जिसने कॉमी को ऐसे नहीं देखा जैसे वो एफ्रोडाइट का रीइंकार्नेशन हो। उसे पता नहीं था कि वो अनजान कॉमी के साथ एक गुप्त कंपटीशन में थी, और जब वो कंपटीशन हार गई तो वह बहुत परेशान थी। अगले दिन सिंह अपने स्कूल के रास्ते पर थी और उसे पता नहीं था कि यामी उसका बहुत करीब से पीछा कर रही थी, जैसे कि एक ऑब्सेसिव स्टॉकर। पागल यहां तक कि कॉमी के बालों की एक लट को सूंघना, चाटना और बैग में रखना भी गया। उसे ये बहुत स्पष्ट लगा कि जोकर डब्ल्यू को कॉमी से दूर रखने के लिए एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पर्याप्त नहीं होगा। जैसे ही उसने कॉमी से बात करने का प्रयास किया, ऑगू उर्फ कॉम का हमेशा फेथफुल डॉग कॉमी के पास आया और उससे बात करना शुरू कर दिया। यामी ने उसे इतनी हेट्रेड से देखा कि जब बेचारी लड़की ने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक भयानक ओनी एग्युई का चेहरा उसे घूर रहा था। डर के मारे भाग गई और यी को एक बार फिर से कॉमी से बात करने का मौका दिया। दुर्भाग्य से नाजी ने उसे इसके लिए मना लिया और कॉमी से बात करना शुरू कर दिया, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन जब नाजिमी ने उसे देखा तो उसने सब कुछ ठीक होने का प्रिटेंस किया। हालांकि उसने कॉमी से बात करने से पहले उसे एक सटल इंसल्ट करने का मौका नहीं छोड़ा। वो कॉमी के सामान्य तरीके से बात करने में सक्षम थी। उसने यी को देखा, जिसने इसे गलत समझा और मान लिया कि कॉमी उसे एक नीच बदमाश समझता है। उसकी एक्सेप्टेंस के अयोग्य नाजिमी ने उसे चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन लूनी स्क्रूबॉल को कॉमी जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अनदेखा किया जाना पसंद था। जब नाजी ने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की तो उसने उसे एक शांत कॉरिडोर में ले जाया और ये जानने की मांग की कि कॉमी के साथ उसका क्या रिश्ता था। नाजी उसके अचानक पर्सनैलिटी चेंज से हैरान थी और उसे आश्वस्त किया कि वह और कॉमी सिर्फ दोस्त थे। यामी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उससे कहा कि उसे ये इंश्योर करना होगा कि वो उसे कॉमी से ठीक से मिलवाए, जो उसने एक बार फिर किया। कॉमी ने केवल यामी को देखा, जो उसे ऐसा लग रहा था कॉमी के प्रति उसके पैशन को और भी ज्यादा भड़का दिया, इस हद तक कि उसे खुद को फिजिकली रोकना पड़ा। और फिर उसने तानो की सीट ली और उसे अपना कुछ लंच देने की ऑफर की, क्योंकि उसने उस सुबह बहुत ज्यादा बना लिया था। उसे ये पसंद नहीं आया कि वो टॉनो की डेस्क पर बैठी थी, लेकिन उसने कल्पना की थी कि वो उसे दोस्त बनाने के लिए एनकरेज कर रहा था और यामी का लंच लेने के लिए अग्री हो गई। यामी ने विजयी रो लगाई और उन्हें चौंकाने के लिए अपॉलॉजी मांगी, इससे पहले कि वो अपनी सीट पर वापस लौटी। अगले ही पल घंटी बजी और नाजमी ने आखिरकार देखा कि टॉनो गायब था। जब वे क्लास में आए तो पहली बार वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कॉमी की एक्शंस की व्याख्या किए बिना डे कैसे गुजारा जाए। तानो एक कमरे में जागी जिसमें कॉमी की पिक्चर्स भरी हुई थी। कुछ और देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद उसे यामी ने एब्डक्ट कर लिया है, क्योंकि कमरे में स्कूल के ब्रेक के दौरान भी उसकी पिक्चर्स थी। नाजन ने यामी से पूछा कि क्या वह स्कूल के बाद उसके घर जा सकती है। यामी किसी कारण से टॉनो की डेस्क पर बैठी थी। फिर से मना करने की कोशिश की जब तक कि नजीमी ने उसे नहीं बताया कि वो कॉमी को साथ लेकर आएगी। इससे यामी को लगा कि कॉमी उसके बेड पर लेटा हुआ है और उसकी शीट्स पर अपनी खुशबू छोड़ रहा है, इसलिए वो तुरंत अग्री हो गई। हालांकि उसे ये तथ्य याद था कि उसका रूम प्रैक्टिकली कॉमी को समर्पित एक टेम्पल था और टोटिनो उसका प्रिजनर था। इसलिए जब वो स्कूल के बाद
थोड़ा घबरा जाती थी। यामी निंग के साथ कॉमी के घर पहुंची। उसने उन्हें बाहर वेट करने के लिए कहा और क्लेम्ड किया कि उसे पहले अपने रूम को साफ करने की जरूरत है। जब वो अंदर गई तो उसने पिक्चर्स उतार ली और उन्हें अपनी वार्डरोब में रख दिया। उसने उसे माउंटेन्स में दफनाने की धमकी भी दी, जहां कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। अगर उसने डोर बंद करने के बाद आवाज लगाई तो उसने नजीन की आवाज सुनी और उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। लेकिन यामन ने जल्दी से उसे ये कहते हुए ढक दिया कि उसके नेबर्स बहुत शोर मचा रहे थे। उसने गर्ल्स से वादा किया कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, फिर जाने से पहले कुछ ड्रिंक्स लाने की ऑफर की। उसने उन्हें वार्निंग दी कि वे उसकी वार्डरोब में बहुत डेंजरस नजर से न झांकें। हालांकि नजीन एक क्यूरियस बच्चा था, इसलिए उसने वार्डरोब खोली और टोटिनो को एक चेयर पर बंधा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तभी यामी वापस लौटी और जब उसे अपने सीक्रेट का पता चला तो उसने हर दूसरे डिस्टर्ब साइको की तरह एक जोड़ी शार्प चॉपस्टिक्स निकाली। वो इस बारे में बात करने लगी कि उसने उसे कॉमी की वजह से कैसे पकड़ा था। उसने कहा कि वो कॉमी के करीब जाना चाहती थी, लेकिन टोटिनो हमेशा बीच में आ जाता था। उसने ये भी कहा कि वो समझ सकती है कि कॉमी ने तनो जैसे पेटी फूल के साथ इतना टाइम क्यों बिताया। उसने कॉमी से कहा कि उसके लिए उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करना बेटर है, न कि क्लास के रिजेक्टेड व्यक्ति के साथ। उस समय वो ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि उसे होश में रखने वाला आखिरी स्क्रू टूट गया हो और वो ब्लड थर्स्टी हो गई हो। कॉमी ने उसे इग्नोर कर दिया और नजीन की मदद से तनो को फ्री कर दिया, इससे पहले कि वो यामी को बताएं कि उसका बिहेवियर बहुत डिस्टर्बिंग था। जब उसने तनो के साथ बाहर जाने की कोशिश की, यामी ने उसे रुकने के लिए कहा। इसलिए कॉमी ने अपने नोटपैड पर लिखा कि वो एकमात्र व्यक्ति थी जो कॉमी और टोनो के जाने के बाद अपने फ्रेंड्स को चुन सकती थी। यामी अगले दिन स्कूल में इस फैक्ट पर डिसअपॉइंटमेंट में फ्लोर पर गिर गई कि कॉमी ने उसके बजाय टोनो को चुना था। कॉमी ने यामाली के हाथों जो कुछ भी सहा उसके लिए टीडीओ से अपॉलजी मांगी। उसने खुद को इसके लिए ब्लेम किया और पूछा कि क्या वो अभी भी उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। टोनो ने उसे बताया कि ये उसकी मिस्टेक नहीं थी और उसे बताया कि वो उसके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखेगा क्योंकि वह तभी चाहता था। नजीमी यामोनी के साथ आई, जिसने टोटिनो से उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने के लिए माफी मांगी। हालांकि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उसने कॉमी से भी अपॉलजी मांगी और जब उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो इग्नोर किए जाने से ज्यादा खुश लग रही थी। टोनो और नजीमी को कॉमी की स्थिति के बारे में उसे बताना पड़ा ताकि वो उसके एक्शंस की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन न करे। हालांकि यामी को लगा कि ये कॉमी का एक स्वीट साइड था और जब कॉमी उसके साथ दोस्ती करने के लिए सहमत हुआ तो वो कुछ दिनों बाद बहुत खुश हुई। ये दाना एक बार फिर कॉमी के साथ एक सीक्रेट कंपटीशन में शामिल हुई बिना उसकी नॉलेज के, और इस बार वो जीतने के लिए डिटरमिन्ड थी। क्लास अपनी फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे रही थी और वो हर एक इवेंट हार गई, जिससे वो अपसेट थी। हालांकि वो हार मानने को रेडी नहीं थी क्योंकि एक और कैटेगरी बची थी जो रेस थी। दुर्भाग्य से यानो के लिए ओलंपिक्स में भाग लेने की उसकी उम्मीदें तब धराशायी हो गई जब कॉमी जूम ने उसे ट्रैक पर पीछे छोड़ दिया। यानो के पास अपनी हार स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और वह एक कंफ्यूज्ड कॉमी को उसकी जीत पर कांग्रेचुलेशंस देने गई। वो केवल तब कंफ्यूज हो गई जब उसने कॉमी से हैंडशेक करने की कोशिश की। कॉमी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और मीजिया डोनल ने खुद को यह विश्वास दिलाते हुए धोखा दिया कि कॉमी स्कूल के बाद राइवलरी जारी रखना चाहता है। नाजी ने कॉमी से पूछा कि क्या वो और वह भी उसके घर आ सकते हैं, जिससे वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। आखिरकार उसने अपनी स्वीकृति दे दी और वे सभी कॉमी के घर गए, जहां वे उसकी मां से मिले जिन्होंने उनका स्वागत किया। जब वे कॉमी के कमरे में पहुंचे तो किमी ने अपने बेड पर बैठकर खुद को होम जैसा महसूस किया, जबकि कॉमी और कॉमी फ्लोर पर बैठ गए। कॉमी की मां जल्द ही कुछ टी और स्नैक्स लेकर अंदर आ गई, लेकिन काजमी ने खुद को टॉयलेट जाने के लिए बहाना बनाया। हालांकि ये सब ड्रामा था क्योंकि वो डोर के बाहर झुक गई ताकि वो कॉमी और तनो को देख सके। उसे उम्मीद थी कि उन्हें अकेला छोड़ने से तनो को कॉमी पर कदम उठाने में मदद मिलेगी। हालांकि वो रॉन्ग थी। 15 मिनट्स बाद वो रूम में वापस आई और उन्हें बताया कि वे एक ओल्ड मैरिड कपल की तरह थे। फिर उसने रूम में इधर उधर देखना शुरू कर दिया ताकि कुछ मिल सके। कॉमी ने कुछ छिपा रखा था और आखिरकार उसे कॉमी की किताबों का कलेक्शन मिल गया। पीपल से बात कैसे करें पर बात करना उतना मजेदार नहीं था। उसने कॉमी की फोटो एल्बम उठाई और उसमें से देखना शुरू किया। जब तक वे इसे पूरा कर चुके थे तब तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने कॉमी को गुड बाय कहा और अगले दिन स्कूल चले गए। कॉमी ने तनो
और मुझे बताया कि वह रामेन शॉप पर जाना चाहती थी, क्योंकि ये उसका एक सपना था। ऑगर ने उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए स्कूल के बाद वो उन्हें शहर की सबसे अच्छी रामेन की शॉप पर ले गई। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया था और हमेशा की तरह नाज ने शुरू किया। लाखों क्वेश्चंस पूछे, जब तक कि अगुई ने उसे नहीं बताया कि बोलना रूल्स के खिलाफ है। रूल्स सिंपल थे, बात मत करो, अपनी सीट पर बैठने के बाद जल्दी से अपना ऑर्डर करो, बॉस के सवालों का आंसर दो कि तुम्हें कौन सी टॉपिंग चाहिए, उसके बाद अपना रामेन खाओ, अपना बॉल वापस करो और अपनी सीट खाली करो ताकि कोई दूसरा पैटर्न इसका इस्तेमाल कर सके। कुमी सबसे पहले खाना फिनिश करने वाली थी और लोग उसके पॉइस और अच्छे आदमी ईआर से चकित थे, और किजिमी खाना भूल गई क्योंकि वे कुमी को खाते हुए देखने में बिजी थे। इसलिए शॉप से निकलने के बाद उन्होंने सोय नूडल्स खाए। कुमी ने उन्हें उसे लाने के लिए धन्यवाद दिया और सजेशन दिया कि वे किसी और टाइम फिर से वहां आए। कुछ दिनों बाद नजिमी अपनी एक अननेसेसरी स्टोरी सुनाकर कुमी के कान फाड़ रही थी जब एक आंख पर पट्टी बांधे लड़की उनके पास आई। उसने अपने अंदर मौजूद इस तथाकथित ड्रैगन पावर के बारे में वन मैन शो किया और कुमी से उसे आश्चर्यचकित करने के लिए उसके साथ ब्लड पैक बनाने के लिए कहा। नजिमी ने उसे पहचान लिया, नकनाका, और जान गई कि वह एक चूइंग एबीडब्ल्यू है, या दूसरे शब्दों में एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को धोखा दिया है, ये मानते हुए कि वे कुछ ऐसे थे जो वे नहीं थे। जब कुमी ने नकनाका से ड्रैगन पावर के बारे में और अधिक समझाने के लिए कहा, नकनाका ने कांपना और हकलाना शुरू कर दिया, एक फूल की तरह इस फैक्ट को छिपाने के लिए कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही थी। उसने खुद को ये कहते हुए माफ कर दिया कि उसकी आई इंजरी उसके जाने के बाद भी काम कर रही थी। नजिमी ने कहा कि उसने उसे उस टाइम की याद दिला दी जब टोनो एक चू था। कुमी ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो उसने उसे मिडिल स्कूल में टोनो के चूइंग फेज के बारे में बताया और कैसे उसने शू और मंगा में मेन कैरेक्टर की तरह बिहेव किया। उस टाइम उसे स्कूल की मदोना पर क्रश था, इसलिए उसने उसे ल्योर करने के लिए नजिमी की मदद ली। प्लान सिंपल था, मैदान पर लव वर्ड लिखें जहां वह इसे देख सके, फिर उसे स्कूल के पीछे ले जाएं उसके गालों पर स्लैप करने के लिए। सोरा ने उसे स्वीकार किया, हालांकि इससे पहले कि वो वर्ड बोल पाता उसने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि वो एक लेम एस चू के साथ डेटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, एबीडब्ल्यू। ये उसकी रिजेक्शन थी जिसने टोनो को अपने तरीके बदलने और नॉर्मल होने का डिसाइड करने के लिए मजबूर किया। बाद में वे क्लास के लिए जिम गए और एक टीचर ने उन्हें वार्म अप एक्सरसाइज के लिए पैर बनाने के लिए कहा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हर कोई कुमी का पार्टनर बनना चाहता था। हक्का ने महसूस किया कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। उसने कोशिश करने की मेहनत नहीं की, इसके बजाय वो खुद को ये बिलीव दिलाने लगी कि उसे पार्टनर की जरूरत नहीं है जब तक कि कुमी उसके पास नहीं आई। उन्होंने एक साथ स्ट्रेच पर काम किया और जब वे फिनिश हो गए तो कुमी ने को छोड़ने के लिए मुड़ा। उर्फ ने उसे कॉल किया और उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वो शब्दों को बाहर निकालने के लिए बहुत सहनशील थी, इसलिए उसने बहुत सारी नॉनसेंस उगलना शुरू कर दिया। कुमी ने बस उसकी बात सुनी क्योंकि वो उनके ब्लड पैक बनाने और कुमी अब उसका स्लेव होने के बारे में बात कर रही थी, जो ये कहने का उसका तरीका भी था कि कुमी उसका फ्रेंड था। कुछ दिनों बाद नजिमी ने कुमी से कहा कि वे शॉपिंग करने जा रहे थे। जब उसे पता चला कि वो पहले कभी अपने लिए शॉपिंग करने नहीं गई थी, उसने टीडीओ से यह भी कहा कि उसे उनके साथ जाना होगा और ओगर को इनवाइट किया, जो मॉल में पहुंचने पर अपने बॉस के साथ बाहर जाने के लिए बहुत खुश था। यामी ने उनसे संपर्क किया और क्लेम किया कि उसने देखा शॉपिंग करते टाइम टोनो और नजिमी को। उन्हें पता था कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि वो एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है क्योंकि उसकी एक्सेसिव स्टॉकिंग एबिलिटी है। फिर भी उन्होंने उसे अपने ग्रुप में शामिल होने की अनुमति दी, और जब उन्हें पता चला कि कुमी को नहीं पता कि किस तरह के कपड़े चूज करने हैं, तो नजिमी ने एक आइडिया दिया जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि वे सभी एक ऐसा आउटफिट चुने जिसके बारे में उन्हें लगता है कि कुमी उसमें अच्छी लगेगी, और उन्होंने सबसे अच्छे आउटफिट के लिए वोट किया। जब उसने पहली बार आउटफिट पहना तो कुमी ने एक लाल चाइनीज ड्रेस पहनी जिसे नजिमी ने चुना। दूसरी ड्रेस यामी की पसंद की थी और सभी सहमत थे कि ये कुमी को एक डेस्परेट विच की तरह लग रही थी, इसलिए उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया। कुमी ने एआर की पसंद की ड्रेस पहनी जो बच्चों के सेक्शन से चुनी गई लग रही थी, इसलिए उन्होंने इसे कम पॉइंट्स दिए। अंत में कुमी को उसके द्वारा चुने गए क्लोथ्स दिए गए, और जिस मोमेंट वो चेंजिंग रूम से बाहर निकली सभी सहमत थे कि ये वही था। बाद में कुमी बेड पर एक मैगजीन पढ़ रही थी। जब उसने डिसाइड किया कि उसे बाल कटवाने की जरूरत है तो वो सैलून गई। स्टोर असिस्टेंट ने उसे स्टोर के बाहर खड़ा देखा और उसे इनवाइट किया, लेकिन कुमी ने तब तक एक भी मसल नहीं हिलाई।
जब तक कि एक हेयर स्टाइलिस्ट ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसा लग रहा था कि वो कुमी के एंटी सोशल बिहेवियर की आदत हो गई थी और उसके पास पहले से ही उसके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका था। दूसरी ओर स्टोर असिस्टेंट नहीं जानता था